अस्सलाम वालेकुम। हम ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि वायरसेस से रिलेटेड। आपको पता है कार्सिनोजेंस होते हैं मल्टीपल तरह के, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर काज कराते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं। तो इसी तरह रेडिएशन भी कार्सिनोजेंस में काउंट होती है क्योंकि ये भी कैंसर काज करवाते हैं। तो खैर वायरसेस कार्सिनोजेंस में आते हैं और ये किस तरह कैंसर करवाते हैं अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेजरली जो डिस्कस करनी है ना हमने, वो दो तरह की प्रोटीन्स हैं। एक है हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और होता ये है कि ये जीन्स नॉर्मली सेल की ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब सेल की जो डिवीजन होती है ना 1 से 2, 2 से 4, उनके लिए ये जीन्स चाहिए होती हैं। अगर सपोज किसी वजह से इन जीन्स में हो जाए म्यूटेशन, एज ए रिजल्ट वो बन जाती हैं ऑन्कोजीन्स, ठीक है। और ऑन्कोजीन्स कैंसर काज करवाती हैं और ऑन्कोजीन्स ऐसी हैं कि ये अब बहुत एक्सेसिव ग्रोथ कराना शुरू कर देती है। ये कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करवा रही थी, ये एक्सेसिव ग्रोथ कराना शुरू कर देती है। तो जो वायरसेस है ना, वायरसेस इसी तरह एक्ट करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स से को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे सेल्स जो वायरसेस होते हैं इनके पास अपनी मशीनरी तो होती नहीं है। तो वायरसेस जो आते हैं वो पहले आके इन्वेड करते हैं किसी सेल के अंदर और वहां आके उसकी जो होस्ट मशीनरी है उस पर कंट्रोल करके प्रोटीन्स वगैरह बनवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो जीन्स होती है ना उनको डैमेज करके प्रोटो ऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वायरसेस कैसे कैंसर काज करते हैं, ऑन्कोजीन्स बनवा के। रेडिएशन भी इस तरह ऐसे ही करती है। रेडिएशन जब आती है तो रेडिएशन आने जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है ना वो आके सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है, ठीक है, जो कि फिर जाके डीएनए को डैमेज करते हैं और डीएनए के डैमेज की वजह से मतलब जीन डैमेज होती हैं और उनसे फिर ऑन्कोजीन्स डेवलप हो सकती हैं और वो कैंसर काज करवा सकती हैं। तो इनका भी सेम ऑलमोस्ट मैकेनिज्म है एक्शन का। फिर उसने बताया कि ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं और प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं। चलो, अच्छा, अब जो वायरसेस है ना कार्सिनोजेनेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा के, ये भी मैंने आपको बताया कि वो जब अपनी मशीन उस पर कंट्रोल कर लेगा वायरसेस होस्ट की मशीनरी पे, फिर प्रोटीन्स बनवाएगा। ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो कि ग्रोथ को एनहांस करेंगी, ठीक है। अच्छा, वायरसेस काज कैंसर इन ह्यूमंस बाय मॉडिफाइंग ऑन्कोजीन्स एंड हाँ, नॉन लिथल डैमेज टू जीन्स। कैंसर कैसे होता है, जब नॉन लिथल डैमेज हो, कि डैमेज भी हो लेकिन सेल मरे ना, और वो सेल जो सरवाइव करेगा, फिर अगर उसमें जो डैमेज हुआ था वो नहीं मतलब रिकवर हुआ होगा तो वो कैंसर बन सकता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि न्यूप्लेजिया में से वायरल ऑन्कोजेनेसिस जो है उसमें राइज इन दिस मैनर कौन से, तो टी सेल ल्यूकीमिया ऑप्शंस में ये बेस्ट बनता है। टी सेल ल्यूकीमिया जो है ना ये वायरस करवाता है, ठीक है। और उस वायरस का नाम है अडल्ट ह्यूमन टी सेल कार्बन ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया। मतलब उसका उस वायरस का नाम ही इस पे रखा हुआ है क्योंकि वो ये टी सेल ल्यूकीमिया करवाते हैं, इतनी एसोसिएशन है। अच्छा, ये अपनी याद रख लेना है। कुछ ना शुरू में ऑन्कोलॉजी में थोड़ा मसला होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें जब रिवाइज करेंगे और समझ आना शुरू हो जाएंगी, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। कॉमन काजेज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स में वायरस एक कॉमन काज है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स से कैसे कन्वर्ट होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन से। प्रोटो ऑन्कोजीन इज डिफाइंड एज नॉर्मल जीन्स जो कि सेल प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जीन नॉट एसोसिएटेड विद ऑन्कोजीन्स बाय सेल बाय जीन एम्प्लीफिकेशन इज एपीसी। अच्छा, अब इस बात को समझें। अब हमारे पास हमने समझ लिया कि ऑन्कोजीन्स होती हैं, एक मैंने आपको ऑन्कोजीन्स का बता दिया। अब एक और तरह की कैटेगरी होती है जीन्स की, वो होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। पहले कौन सी है, ऑन्कोजीन्स। अच्छा, ऑन्कोजीन्स में आपको अब क्या होगा, ऑन्कोजीन्स ना सेल की ग्रोथ को प्रोमोट करेगी, ऐसी है सेल ग्रोथ को प्रोमोट करती हैं। और जब इनके फंक्शन एनहांस होगा ना, ऑन्कोजीन्स का फंक्शन एनहांस होगा तब ये कैंसर काज कराएगी, ऐसे ही है। तो इनका आप कह लो फंक्शन एनहांस होने से कैंसर होगा, ऐसे ही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आपने जो मैंने अपने आगे 2-3 पेजेस में आएंगी ना वो आपने अभी याद कर लो तो बेहतर है। एक आएगी हर टू न्यू, एक CMYC
और BCl2, इनको आप रट्टा मार लो फिलहाल के लिए, बाद में इनको डिस्कस करेंगे। इन 3 नाम को रट्टा मार लेना है आपने। अच्छा, और दूसरी है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं? नॉर्मली इनका काम ये होता है कि जब खतरा लगे, मतलब DNA डैमेज हो गया है और इतना डैमेज हो गया है कि आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो ये एपोप्टोसिस स्टार्ट करवा देती है। ठीक है, तो ये ऐसी जीन्स है। लेकिन कैंसर में बाज औकात कैंसर होने का एक तरीका ये होता है कि इन जीन्स की इनहिबिशन हो जाए। ठीक है, ये मतलब आप कह लो, ये इसको छोड़ो, आपको ये एपोप्टोसिस एक तो काज करवाती है, और इनका फंक्शन अगर लॉस होगा ना, तब कैंसर होगा। अच्छा, तो इसमें एग्जांपल्स अगर आपने याद करनी है, एक आपको याद है P53, ये तो अच्छे से याद है। अच्छा, दूसरी APC जी, APC मतलब एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई। ठीक है, ये कोलोन कैंसर है, होता एक टाइप का, तो उसके अंदर ये है। और दूसरा बिया BRCA1 and 2, BRCA1 and 2। तो ये 3, अभी इस वीडियो स्टॉप करके इन 6 को रट्टा मार लो, फिर आगे चलते हैं। सही है। अब इसने यहाँ पूछा था कि यहाँ कि APC जो जीन है ना, नॉट एसोसिएटेड विद ऑन्कोजेनेसिस बाय जीन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जो ऑन्कोजीन्स है ना, उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है तब कैंसर होते हैं। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसकी इनहिबिशन होती है। ठीक है, ये ऑन्कोजीन नहीं है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और इसकी इनहिबिशन होगी तब कैंसर होगा। तो मे बी बाकी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। वैसे आप बेहतर है कि इनको ही रट्टा मार लो, आपको अच्छे से पता हो कि APC एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो बाकी ऑप्शंस जो भी हो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास रेडिएशन आ गया। रेडिएशन क्या करती हैं? ये भी DNA को डैमेज करती हैं, फ्री रेडिकल्स बना के DNA को डैमेज करती हैं। ठीक है, और हार्मफुल इनफैक्ट फ्री रेडिकल बनाती है। अब ये कहता है मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड CNS ट्यूमर इज मेनिंजियोमा। मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया कि देखो भाईजान, ये बंदे, ठीक है, तो जो ब्रेन है, तो ब्रेन के गिर्द अपने पास आ जाती है मेनिंजिस, ऐसे ही है। अगर रेडिएशन आएगी बाहर से, तो सबसे पहले वो कहाँ लगेगी? CNS पे लगने से पहले मेनिंजिस को लगेगी। तो इस तरह, जस्ट टू रिमेंबर कि मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस्ड CNS ट्यूमर कौन सा है? मेनिंजियोमा। सही है। अच्छा, फिर कहते हैं रेडिएशन एंटरिंग द रेटिना causes damage by photochemical mechanisms. What is photochemical mechanisms? ये लाइक रेडिएशंस पड़ी और उससे कोई केमिकल चेंज आया, जिस तरह की ये रेडिएशन आने से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का बनना, इट इज अ फोटोकेमिकल मैकेनिज्म। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक वुमेन है और उसको ना रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है 3-4 साल पहले, तो कौन सा ऑर्गन है जो मोस्ट लाइकली इफेक्टेड होगा? ओवरी। उसने कहा है तो ओवरी, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, एक्सट्रीमली हाईली रेडियो सेंसिटिव एक ऑर्गन है। और आपको पता है कि जो ऑर्गन्स रैपिडली जहाँ हो रहा हो ना, ग्रोथ हो रही हो, जहाँ सेल डिवीजन ज्यादा हो रही हो, तो उनमें वैसे ही वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीजों से। खैर, तो अगर वो पूछे ना ऑर्गन कौन सा है, तब आपने बताना है ओवरी। लेकिन अगर वो पूछे ना सिस्टम कौन सा है जो रेडिएशन, अगर वुमेन्स में ओवरी, ठीक है, मेल्स में हम देखेंगे। अगर वो कहते हैं सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होता है रेडिएशन से मोस्ट ज्यादा, तो वो ब्लड है हमारा, हिमेटोपोइटिक सिस्टम्स। मतलब आप देखो, जहाँ न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह हो, या फिर इस तरह ना कोई मसला हो, रेडिएशन एक्सपोजर हो किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कोई, तो वहाँ ना ब्लड कैंसर्स का होने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, आप देखें, आयनाइजिंग रेडिएशन इन बॉम्ब ब्लास्ट से ल्यूकीमिया होने का रिस्क ज्यादा है। और एक थायराइड का कैंसर है, ये बड़ा ही है ना, लाइक इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, इसको याद रख लें कि हमने 4 कैंसर्स पढ़े हैं ना थायराइड के, इनमें से एक पेपिलरी कार्सिनोमा है, तो इसकी एसोसिएशन है कि चाइल्डहुड में ना रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ हो। ठीक है, तो अगर, तो उससे ये एक रिस्क फैक्टर है पेपिलरी कार्सिनोमा का, और बहुत ज्यादा एसोसिएशन है इसकी। अच्छा, फिर दोबारा यही आ गया कि अगर किसी में एटॉमिक रिएक्टर वगैरह से हुआ, और कौन सा सिस्टम है, जो अगर सिस्टम पूछे तो हिमेटोपोइटिक सिस्टम है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि AML जो है, CML जो है, ये जो है ना, ये रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, ये ल्यूकीमिया जो है। अच्छा, फिर कहते हैं कि कितना रेडिएशन का कितना टिश्यू डैमेज होगा, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक एक्सपोजर हुआ है। और रेडिएशन अगर कितना अर्सा लगाती है कैंसर डेवलप करने में? 10 साल तक। ठीक है, 10 साल, 10 साल।
अच्छा, फिर कहते हैं रेडिएशंस काज प्रोटीन डैमेज विच इन टर्न काजेस ऑन्कोजेनेसिस BCL2। BCL2 इज एन ऑन्कोजीन, मैंने आपको पहले बताया था। बस थोड़ा सा ना इसमें, चलो पैथोमा में और चीज़ है, इधर और चीज़ है, लेकिन वैसे ये ऑन्कोजीन है, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली इसकी कोई खास एसोसिएशन नहीं है, ऐसा नहीं कि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ये जीन खराब होती है। तो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको आपने कंफर्म कर लेना। कॉमन फीचर इन इस्कीमिया टॉक्सिक रेडिएशन इंजरीज रोज, ये तो आपको पता है। अच्छा, इसको बस ये टॉपिक कर लेते हैं साथ में। इसमें वो हमें बताता है कि किस तरह कैंसर बनते हैं, उसका मतलब कैंसर डेवलप होने का एक प्रोसेस है। पहले इनिशिएटर्स आएंगे, फिर प्रोमोटर्स आएंगे, तो कैंसर होगा। इनिशिएटर्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसने डीएनए डैमेज किया पहले परमानेंटली, ठीक है। अब इसमें अब कल हमने डिस्कस किया था, रेडिएशन हैं, वायरसेस हैं या केमिकल कार्सिनोजेंस है ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले डैमेज काज करवाती हैं। अब सपोज कोई रेडिएशन से कोई खास हमारा जो था वो सेल डैमेज हो गया, अब इस सेल पे फिर अगर प्रोमोटर्स इफेक्ट करेंगे तब ये सेल ग्रो कर पाएगा। इनिशिएटर्स क्या है जो कि डैमेज करवाते हैं, और प्रमोटर्स क्या है जो वो डैमेज सेल है ना, डैमेज डीएनए वाला सेल, उसकी ग्रोथ में, उसकी प्रोलिफरेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोमोटर्स हैं। जिस तरह के मल्टीपल्स हैं, जिस तरह के अल्कोहल, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ये कुछ प्रोमोटर्स हैं। तो नॉर्मली कैंसर डेवलप होने का क्या प्रोसेस है कि पहले इनिशिएटर्स आए और फिर प्रोमोटर्स आए। वो कहता है कि इनिशिएटर का फंक्शन क्या है, यहाँ इसने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसिव मेमोरी। अब पता नहीं ऑप्शंस में क्या था, वैसे इसका जो सही जवाब है वो ये है कि ये दे काज इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज, ये है इनिशिएटर का फंक्शन। अच्छा, तो कहते हैं क्या तरतीब होनी चाहिए, इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर। क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर्स। जीन एम्पलीफिकेशन इज अ क्वालिटेटिव इंक्रीज इन जीन एक्सप्रेशन, नहीं ये गलत बात है। जो जीन एम्पलीफिकेशन है ना, उसका मतलब है कि जीन की तादाद का कम होना या ज्यादा होना, मतलब क्वांटिटेटिव है। अब यहाँ नो डाउट मुझे नहीं है इलम की क्या था एमसीक्यू में बाकी ऑप्शंस, लेकिन ये क्वालिटेटिव नहीं है जीन एम्पलीफिकेशन, इसको आपने चेक कर लेना है। अभी इतना ही करते हैं।